ये रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, मतलब इस स्लाइड में बताया गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स के बारे में जो है यहाँ बताया गया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स हैं जिनको हम जो है यूज करके सॉफ्टवेयर, मतलब जिसको यूज करके जो है हम एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो उन टूल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। इसके अंदर मोस्ट फेमस जो है यहाँ पर दिखाया है, ऊपर लिखा हुआ है केस टूल्स, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केस टूल्स। तो केस टूल्स में असल में एक्चुअली होता क्या है, इसकी सर्टिफिकेशन भी होती है, केस सर्टिफिकेशन। उसमें जो आपके केस टूल्स हैं उसके अंदर अगर आपकी महारत होगी तो उसमें आप फिर जो है ना वो आप बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो उसके सॉफ्टवेयर के अंदर होगी। जैसे कि उन टूल्स के अंदर एक चीज होती है प्रोजेक्ट प्लानिंग। आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हो कि प्रोजेक्ट को जो है, जो सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट आपको मिला है उसको आप कितने हिस्सों में तोड़ोगे। ठीक है, उसको मल्टीपल माइलस्टोन्स के अंदर आप ब्रेक कर सकते हो, और मल्टीपल माइलस्टोन्स में ब्रेक करने के बाद आप जो है उसको असाइन कर सकते हो कि पहला माइलस्टोन जो है वो इतने टाइम पीरियड में होगा, दूसरा माइलस्टोन जो है इतने टाइम पीरियड में होगा। जैसे अगर आप इसको यूं देखें, जैसे आपने एक पूरा प्रोजेक्ट था, ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आपने मल्टीपल जो है ना माइलस्टोन्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, ये पहला माइलस्टोन हो गया, माइलस्टोन 1, फिर दूसरा माइलस्टोन हो गया, ठीक है, माइलस्टोन 2, तीसरा माइलस्टोन हो गया। इस तरह मल्टीपल माइलस्टोन्स के अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट को जो है वो डिवाइड कर दिया। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप कहते हो पहला माइलस्टोन जो है उसकी डेडलाइन तय करते हो कि भाई ये इसके 2 वीक लगेंगे फॉर एग्जांपल। दूसरे माइलस्टोन पे आप कहते हो कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर 3 वीक्स लगेंगे। या आप जो है ना स्केजुलिंग कर देते हो कि हर माइलस्टोन के ऊपर कितना टाइम पे लगेगा। अलग अलग माइलस्टोन के अलग अलग टाइम पीरियड हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई माइलस्टोन बड़ा हो, कोई माइलस्टोन छोटा हो। किसी के अंदर 6 वीक्स लगे, किसी के अंदर 3 वीक्स लगे, किसी के अंदर 2 वीक्स लगे। उसकी डेडलाइन वगैरह बना देते हो, तो बड़े स्केजुलिंग कर देते हो। स्केजुलिंग करने के लिए भी एक टूल्स है, केस के अंदर टूल्स हैं जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट को डिवाइड करके जो आप उसके टाइम स्लाइसिंग करते हो, जो आप उसको मल्टीपल माइलस्टोन्स को अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर जो है मतलब मल्टीपल माइलस्टोन्स को मल्टीपल डेडलाइंस के अंदर आप जो डिवाइड कर रहे हो, उसके भी टूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो टूल्स अवेलेबल होते हैं केस टूल्स के अंदर, वो मौजूद होते हैं। तो उस पर अगर आप काम करोगे तो बड़े अच्छी तरीके से एफिशिएंसी वाइज आप कर सकते हो। फिर भाई एक माइलस्टोन के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इस माइलस्टोन के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो भी आप सारे बता दोगे, भाई ये है, अब ये 2 घंटे लेगा टास्क, ये टास्क 1 दिन लेगा, ये टास्क जो है वो 3 घंटे लेगा। इस तरह से भी डिवाइड होता है। ठीक है, यानी कि फर्दर एक माइलस्टोन हो गया, इस माइलस्टोन के अंदर भी जो फर्दर टास्क है वो भी डिवाइड हो सकते हैं, घंटों के अंदर, दिन के अंदर, वो भी डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह के टूल्स मौजूद होते हैं केस टूल्स के अंदर। तो बड़ा फायदा होता है कि अगर आप ये चीज इस्तेमाल इस्तेमाल कर ले, तो इससे आप कर क्या सकते हो, आप शुरू में ही पूरी प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर लेते हो, और उसके हिसाब से फिर आप रिसोर्सेज वगैरह जो है, जाहिर है आपको पता होता है कि कितने टाइम, 1 साल चलेगा प्रोजेक्ट, 2 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा, ये आपको पता होता है। और कितने माइलस्टोन्स पे काम करना है, कितने लोगों को हायर करना है, ये सारे काम जो है आप शुरू में प्लानिंग करके जो है वो केस टूल्स के जरिए से कर सकते हो। इसलिए आप पूरी ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है ना, वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो अगर आपके केस टूल्स के ऊपर जो है ना आपने काम किया। जब आप ये कोर्स पढ़ोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कोर्स आपको ऑफर होगा, जब आप ये कोर्स पढ़ोगे तो उसके अंदर जो है ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, और इसके ऊपर अगर आपको एक्सपर्टीज आ जाए तो वाकई में फिर आप जो है, जाहिर है वो किसी प्रोजेक्ट को लेकर चलना आसानी हो जाती है उसमें। इस तरह फिर डॉक्यूमेंटेशन का काम भी उसमें होता है कि डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ती है पूरे प्रोजेक्ट की। और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से यहाँ पर तफसीलन में आपको बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र आ गया कि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि जाहिर है वो मैनुअल्स बनाने पड़ते हैं कि क्या यूजर यूजर के लिए मैनुअल होगा, और सिस्टम के लिए मैनुअल होगा, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो यानी कि ताकि उसको देख के जो है वो सीखा जा सके, पढ़ा जा सके, और उसको उस पर जो है ना ट्रेनिंग हो सके उसके, उसको देख के डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होती है। फिर प्रोटोटाइपिंग एंड सिमुलेशन। फिर आप करते क्या हो, जो एक माइलस्टोन बन गया तो उसकी प्रोटोटाइपिंग कर ली। दूसरा प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है कि उसको आपने चला के देख लिया एक माइलस्टोन को, जो उसके मेन 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 फीचर्स थे उसको बनाया और उसको चला के देखा,
और सिमुलेशन के ऊपर कि वाकई में वो काम कैसा कर रहा है। और फिर जब आपने देखा कि कुछ चीजें इसमें सही नहीं है, फिर दोबारा से उसको सही करके दोबारा चला के देखा। तो प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या है कि उसको अपने एंड के ऊपर बना के चला के देख रहे हो आप हर माइलस्टोन को, और अगर कोई इसमें चीजें हैं तो उसको सही कर रहे हो। तो सिमुलेशन के ऊपर चला के देख रहे हो, तो रियल एनवायरनमेंट में तो बाद में चलेगा, लेकिन पहले शुरू में सिमुलेशन के ऊपर आप इसको चला के देख रहे होते हो। तो इसको कह रहे होते हैं हम प्रोटोटाइपिंग एंड सिमुलेशन। फिर इसके बाद है इंटरफेस डिजाइन। इंटरफेस डिजाइन जो है वो इसका वो भी पार्ट है, जाहिर है केस टूल्स के अंदर बताया जाता है। ये चीजें होती हैं कि भाई यूजर इंटरफेस कैसा हो। तो यूजर इंटरफेस भी जो है बड़ा मैटर करता है, खास तौर पे जो है जाहिर है कि अगर देखना पड़ेगा, जैसे एटीएम मशीन्स हैं। अगर हम एटीएम मशीन्स की बात करें, एटीएम मशीन्स हैं, एटीएम मशीन्स के अंदर यूजर इंटरफेस अलग होता है, ठीक है। उसमें हर तरह के लोग आते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको ज़ाहिर मतलब नहीं पता होता, तो इमेजेस आ जाती हैं साइड में। इमेजेस के जरिए से एक इमेज के ऊपर जो है नोट होगी, नोट बना दिए जाते हैं कि कैश निकालना है, या इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के जो है इमेजेस बना दी जाती हैं। और इमेजेस के जरिए से जो है ना वो बिल की अदायगी करनी है तो बिल बना दिए जाते हैं। तो बिल के ऊपर क्लिक करोगे तो आप बिलिंग कर सकते हो। तो इमेज के जरिए से, ताकि जो लोग ऐसे रहे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो भी इमेज देख के अपना काम कर सकें। तो इस तरह से जैसे आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, गूगल है, गूगल का यूजर इंटरफेस बहुत आसान सा बनाया गया है, तो क्योंकि उसका काम सिर्फ सर्चिंग है, तो उसके अंदर क्या किया हुआ सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स रखा गया है। तो ये भी यूजर इंटरफेस है, ठीक है। बाकी कुछ थोड़े थोड़े से ऑप्शन नीचे भी दे दिए हैं, लेकिन जो मेन ऑप्शन है वो यही है, बस गूगल की पूरी वेबसाइट के अंदर आपको यही नजर आता है। लेकिन देखा जाए दर हकीकत बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है इसके, और हर तरह की सर्चिंग आप कर सकते हो गूगल में। तो यूजर इंटरफेस बहुत मैटर करता है कि कौन सी चीजें जो है वो यूजर के सामने आए। तो केस टूल्स के अंदर जो है ना इस बात की भी श्योरिटी दी जाती है कि आपका जो है यूजर यूजर इंटरफेस जो है वो जो है वो ऐसा हो कि जो उसको लोग यूज कर सके। अच्छा, एक सवाल पूछा है कि क्या सिमुलेशन का मतलब क्या है। सिमुलेशन का लफ्ज आया था ना, या सिमुलेशन, ये रहा। सिमुलेशन का मतलब ये है कि उसको आप चला के देख रहे हो अपने पास, रियल रियल एनवायरनमेंट में तो नहीं चल रहा, आपके पास चल रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे नेटवर्क के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, और वो आप नेटवर्क तो पूरा नहीं बना सकते, क्योंकि नेटवर्क के लिए डिवाइस खरीदने पड़ती हैं, चीजें टॉवर्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन आप उसको सिमुलेशन टूल के ऊपर अगर आप चला दो, जैसे NS3 एक टूल है, उस पर आप कोडिंग करके ना पूरा नेटवर्क डिजाइन करके उस पर जो है ना वो पूरा चीजें चला सकते हो। तो नेटवर्क के इश्यूज भी जो होते हैं वो उस पर आप हैंडल कर सकते हो। तो बाकायदा वो सिमुलेशन टूल है। तो मुख्तलिफ सिमुलेशन टूल्स के जरिए आप अपने पास चला के देख लेते हो चीजों को रियल एनवायरनमेंट से हट के, ठीक है। जब रियल एनवायरनमेंट में जाते हैं फिर जाहिर है फिर आपको चीजें खरीदनी पड़ेंगी, हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर खरीदने पर उसको जाहिर है एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन जब अपने पास आप चला के टेस्ट कर लोगे तो आप वेरीफाई कर लोगे वाकई में चीजें वर्किंग में है और इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो ये है सिमुलेशन का। और फिर जो है प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है। यानी कि आखिर में प्रोग्रामिंग करोगे जाहिर है चीजों की। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए भी काफी चीजें इसके अंदर केस टूल्स के अंदर जो है वो दी हुई है। जैसे शायद आपने नाम सुना हो UML का, UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये केस टूल जो है इस लैंग्वेज को भी यूज करता है। इसमें होता क्या है कि आप मुख्तलिफ डायग्राम्स बनाते हो, जैसे नीचे डायग्राम दी हुई है, इस तरह की डायग्राम आपने बना ली, और पीछे जो है ना इसके जो भी आपने क्लासेस बनाने या जो डायग्राम्स बना ली, पीछे कोड आता जा रहा है, ऑटोमेटिकली पीछे कोड आता जाएगा। आप डायग्राम बनाते जाओगे फ्रंट एंड पे, पीछे उसका कोड आता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बहुत सारा टाइम बच जाता है आपका कोडिंग का, अगर आपने UML पे काम किया। तो मैं भी आपको प्रेफर करूंगा कि आप जब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ोगे, UML के बारे में भी पढ़ोगे, केस टूल्स के अंदर होता है, तो अगर आपकी इसके ऊपर एक्सपर्टीज होगी ना तो बहुत जल्दी आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा, क्योंकि UML आपको पूरी लॉजिक बना के दे देगी, UML लैंग्वेज आपकी पूरी लॉजिक बना के दे देगी। तो ये था केस टूल्स के हवाले से। उसके अंदर केस टूल्स के अंदर ना आप यूज केस डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ ना यूज केस डायग्राम, ये यूज केस डायग्राम में ये दी हुई है। इसमें आप इसमें क्या होता है, क्या है इसमें आप यूज केसेस कर सकते हो और एक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। यूज केसेस क्या है, ये सर्कल में आपको नजर आ रहा है, ये यूज केसेस है। यूज केसेस का मतलब है कि क्या काम हो रहा है, जो काम है उसको हम यूज केसेस कहते हैं।
तो वो काम जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया सर्किल में। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस का मतलब क्या है, ये एक्ट्रेस है जो बाहर दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये एक्ट्रेस जो है इन यूज केसेस को यूज कर रहे हैं। कौन सा यूज केस किस एक्टर के पास किस एक्टर को असाइंड है, या दूसरे लफ्जों में कहें कि कौन सा यूज केस, कौन सा एक्टर जो है किस यूज केस के साथ कंसर्न है, उसको इस डायग्राम में शो किया गया। इस डायग्राम में देखो, इसमें दिखाया गया हॉस्पिटल रिकॉर्ड सिस्टम दिखाया गया। एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड सिस्टम यहाँ पर दिखाया गया है। उसके अंदर जाहिर है उस हॉस्पिटल के अंदर फिजिशियन भी होगा, फिजिशियन का मतलब डॉक्टर, और उसके अंदर नर्स भी है, और उसके अंदर उस हॉस्पिटल के अंदर लेबोरेटरी टेक्नीशियन भी है, और उस हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर भी है जो फाइनेंस देख रहे हैं। मतलब सारा चीजें उनके हाथ में, एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ। तो अब उसमें होता है क्या है कि अब देखो इसमें यूज केस में पहला पहला सर्किल क्या है, रिट्रीव मेडिकल रिकॉर्ड्स। मेडिकल रिकॉर्ड्स रिट्रीव कर सकता है फिजिशियन। जो पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो फिजिशियन देख सकता है, ठीक है। अपडेट मेडिकल रिकॉर्ड, अगर उसका मेडिकल रिकॉर्ड में कुछ चीजें चेंज करनी है कि भाई इसने नया टेस्ट करवाया, अब रिजल्ट ये आ गया, उसको मैं दवाई चेंज कर रहा हूँ, उसकी उसकी मेडिसिन चेंज करनी हो, उसके उसको नए टेस्ट रिकमेंड करने हो, तो फिजिशियन उसका जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकता है। और फिर नीचे लिखा है रिट्रीव लेबोरेटरी रिजल्ट्स। जो लेबोरेटरी रिजल्ट्स हैं जो पेशेंट ने टेस्ट करा है, अब टेस्ट के रिजल्ट आ गए, अब वो नेटवर्क पे रख दिए गए डेटाबेस में। अब फिजिशियन जो है वो उन उन पेशेंट के उन टेस्ट को भी देख सकता है। तो फिजिशियन को जो है इन यूज केसेस के साथ कंसर्न है और वो इन चीजों को देख सकते हैं। जबकि नर्स जो है, नर्स नर्स का दिखाया कि वो यूजर का मेडिकल रिकॉर्ड जो है रिट्रीव कर सकती है और अब मेडिकल रिकॉर्ड को अपडेट कर सकती है, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड को अपडेट कर सकती है और मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव कर सकती है, पढ़ भी सकती है, और उसमें कोई चेंजेस करना हो, कोई नर्स भी जो है कोई अगर कोई चीज चेंजेस करनी हो तो कर सकती है। तो ये थोड़ा सा यूज केस में दिखा दिया गया। और इसके अलावा आप देखो, ये जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है ये क्या कर सकता है, ये सिर्फ लेबोरेटरी रिजल्ट्स को अपडेट कर सकता है और कोई काम नहीं कर सकता। पेशेंट का जो लेबोरेटरी टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे उसको अपडेट करके रखेगा लेबोरेटरी टेक्नीशियन। जबकि नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो रिट्रीव फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो पेशेंट का बिलिंग हो रही है, मुख्तलिफ टेस्ट करा रहा है पेशेंट, रूम चार्जेस हैं और डॉक्टर के मतलब जो चार्जेस हैं, सारे जो चार्जेस हैं वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, कितनी पेमेंट हो गई, कितनी बाकी है, और जो जो नई पेमेंट बाकी होगी उसको अपडेट कर देगा कि भाई ये पेमेंट बाकी है, ये अमाउंट बाकी है। तो वो अपने एंड पे एडमिनिस्ट्रेटर अपना काम कर रहा है। तो ये यूज केस डायग्राम है। इस यूज केस डायग्राम के अंदर मल्टीपल यूज केसेस हैं और बाहर जो एक्टर्स हैं और हर कौन से एक्टर किस यूज केस के साथ कंसर्न है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह के टूल्स जो है ना वो केस टूल्स में मौजूद होते हैं, जिसके अंदर आप डायग्राम बना के एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने, क्योंकि जाहिर है कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, तो अब कौन सा सॉफ्टवेयर का पार्ट किसके साथ कंसर्न है वो समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन जब आप इस तरह की डायग्राम बना लोगे केस टूल्स के जरिए, तो आपको फिर सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सा पार्ट किसके लिए है, यानी कि सॉफ्टवेयर का कौन सा पार्ट किसके साथ कंसर्न है, किसके सामने इसका यूजर इंटरफेस के सामने ये चीजें आनी चाहिए, नर्स के यूजर इंटरफेस के सामने जो है ये दो चीजें आनी चाहिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के यूजर इंटरफेस के सामने सिर्फ ये चीज आनी चाहिए। तो ये चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाती हैं अगर आप इस तरह की डायग्राम जो है ना प्रोजेक्ट की बना लेते हो यूज केस टूल्स के थ्रू। फिर मतलब यहाँ पर ये बात बताई गई। फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में क्या है, ये तो पहले तो केस टूल्स के बारे में बता दिया। अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का मतलब ये आप जो क्वालिटी जो सॉफ्टवेयर बनाओगे उसके अंदर कुछ खासियत होनी चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। क्या मतलब क्या कि सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी किसे कहेंगे, मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर दोबारा बाद, सही। सॉफ्टवेयर जो है वो आपका, क्या कह रहे हैं आप, सवाल है कोई? नहीं सर, वही मेंटालिटी बता रहा था। हाँ, मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, उसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल 4 प्रोडक्ट्स के जो है ना वो डिजाइन करके दे दिया।
अब बाद में कस्टमर ने कहा कि भाई मुझे 5वां प्रोडक्ट भी चाहिए, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, 5वां प्रोडक्ट भी डालें। अब आपने इस तरह से सॉफ्टवेयर बनाया था कि 5वां प्रोडक्ट डालने के लिए आपको बहुत ज्यादा जो है ना चीजें चेंज करनी पड़ रही है सॉफ्टवेयर में, वेरिएबल्स चेंज करने पड़ रहे हैं, फंक्शन चेंज करने पड़ रहे हैं। आपने उसको कहा भाई 5वां प्रोडक्ट डाल तो दूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए जो है ना पूरा 6 महीने चाहिए। वो कहेगा, फिर जाहिर है वो भी परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपना सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया नहीं था कि वो मेंटेनेबल हो। जब मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो आप इस तरह से चीजों को मैनेज करते हैं कि 5वां जो कंपोनेंट था वो भी बहुत इजीली इसके अंदर आ सकता था और किसी को डिस्टर्ब किए बगैर वो इसमें ऐड हो सकता था। तो सॉफ्टवेयर जब बनाते हुए इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि फ्यूचर के अंदर जब सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एडिशन करनी होगी तो बहुत थोड़े से एफर्ट के साथ वो चीज हो जाए। अब इसके लिए बेस्ट क्या होता है? बेस्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, अगर आपने यूज की हो तो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट्स के जरिए से बहुत इजीली जो है ना हर काम अलग अलग हो जाता है। एक अलग क्लास बना लो, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको यहाँ डाल दो, तो दूसरों को डिस्टर्ब किए बगैर वो काम हो सकता है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर जो है ऐसा होना चाहिए कि बाद में अगर मेंटेनेबिलिटी के हवाले से कोई चीज बढ़ानी है, कोई चीज करनी है, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, कम एफर्ट के साथ वो काम हो जाए। अच्छा, डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी क्या है कि ये देखो, आपको MIS की एग्जांपल देता हूँ। जो हमारा MIS है उसमें, उस MIS के अंदर जो है जाहिर स्टूडेंट जो है वो जो भी एडमिशन लेते हैं MIS में उनकी एंट्री हो जाती है स्टूडेंट्स की। अब मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब एक स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 1 की जो है वो आईडी है, उसकी आईडी भी है। अब उसने जो है वो कितने सब्जेक्ट्स लिए हैं एक सेमेस्टर में? उसने फॉर एग्जांपल एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट लिए, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट उसने लिए, पहला और कौन कौन से सब्जेक्ट लिए उनकी एंट्री होगी। अब उसकी फिर अटेंडेंस भी है, ठीक है। हर स्टूडेंट की अटेंडेंस भी जो है वो MIS में जारी होती है। तो कितने वो मैक्सिमम सब्जेक्ट ले सकता है एक सेमेस्टर में, ये सारी चीजें। तो अच्छा, अब होता ये है कि अगर आपकी 6 से ज्यादा एब्सेंट हो गई तो आपका कोर्स ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। या जो है अब आपने 4 सब्जेक्ट लिए, किसी की आपने फीस पे नहीं की तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा। अब ये क्या है? डिपेंडेबिलिटी है। डिपेंडेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो आपको फर्दर आपको एग्जाम में नहीं बैठना जाएगा। ये काम अगर आपका अटेंडेंस ज्यादा शॉर्ट हो गई तो आपका कोर्स ड्रॉप हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये काम जो है ना वो सॉफ्टवेयर में होगा, हम मतलब कोई करेगा नहीं, ऑटोमेटिकली सारी चीजें होंगी, पहले से ये सारी चीजें फीड कर दी जाएंगी सॉफ्टवेयर में। इसको कहते हैं डिपेंडेबिलिटी के हर एक्शन किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। कोर्स ड्रॉप होना डिपेंडेंट है अटेंडेंस के ऊपर, कोर्स का ड्रॉप होना डिपेंडेंट है अटेंडेंस के ऊपर। इस तरह आपका एग्जामिनेशन में बैठना या ना बैठना डिपेंडेंट है आपने फीस जमा कराई कि नहीं कराई। इसको कहते हैं डिपेंडेबिलिटी। तो इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में कि सॉफ्टवेयर जो है ना वो उसके अंदर जो कंपोनेंट जिसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, वो उसी तरह वो चीजें डिपेंडेंसी रहे। ये ना हो कि आपकी एब्सेंस जो है वो 12 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, आपका कोर्स ही ड्रॉप नहीं हो रहा, इसका मतलब है डिपेंडेबिलिटी नहीं है, एक चीज के ऊपर दूसरा चेक आपने नहीं लगाया। तो सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि डिपेंडेबिलिटी हो और चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें मैनेज हो रही हो। ये क्वालिटी सॉफ्टवेयर की निशानी है, ठीक है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसे कहेंगे? कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो एफिशिएंट हो, जल्दी रेस्पॉन्स करे। जैसे मैं यहाँ पर दोबारा एग्जांपल दूंगा आपको गूगल की, कि गूगल के कामयाबी का एक राज इसकी एफिशिएंसी भी है कि सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स आता है उसमें आप लिखते हो, लेकिन इसके पीछे बड़े शानदार एल्गोरिदम चल रहे हैं। वो आपको बकायदा जब आप टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिख रहे होते हो गूगल के अंदर, उसी वक्त आपको वो सजेस्ट कर रहा होता है कि आप क्या ये तलाश करना चाह रहे हैं, ये तलाश कर रहे हैं, वो टेक्स्ट नीचे दिखा रहा होता है। और जब आप सर्चिंग करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली पहले पेज पर ही आपके रिजल्ट मिल जाते हैं, जो भी आपके रिजल्ट्स होते हैं वो पहले पेज पे मिल जाते हैं। तो यानी कि वो गूगल का सर्च इंजन इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि उसके अंदर जो एल्गोरिथम्स लगे हुए इतने ज्यादा एफिशिएंट है कि बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में आपकी रिक्वायर्ड सर्चिंग पे आपको वो पहुंचा देता है। मुझे याद है जब गूगल शुरू में लॉन्च हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ 2000, अर्ली 2000 की बात है। तो उस टाइम जो है ना गूगल इतना एफिशिएंट था नहीं, 2001 या 2002 में। तो गूगल इतना एफिशिएंट नहीं था, वो सर्चिंग हम करते थे और बाकायदा जो है वो पता नहीं चलता था वो, और हम 10-10 पेज छान लेते थे तब जाके कहीं हमें सर्च मिलता था, बड़ी मुश्किल से। अब बहुत अच्छा हो चुका है गूगल के जो सर्च एल्गोरिदम्स हैं, सर्च जो उसके अंदर पीछे स्ट्रेटेजीज हैं, तो उन्होंने बहुत इंप्रूव किया, बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है।
तो उसकी एफिशिएंसी रिमार्केबल हो गई है। तो आपका सॉफ्टवेयर भी ऐसा हो जिस मकसद के लिए बनाया जा रहा है, तो वो मकसद जो है बहुत ऐसा तरीके से उसके अंदर पूरा हो रहा हो और बहुत जल्दी कम टाइम के अंदर हो रहा हो, ये कहेंगे हम एफिशिएंसी। इसके बाद है यूजेबिलिटी, उसको यूज करना भी आसान हो। ठीक है, जैसे गूगल है, गूगल को यूज करना कितना आसान है। जो कोई नया मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गूगल यूज कर रहे होते हैं। और आप ये देखो जो जो गेम बनाने वाले होते हैं एंड्रॉइड के ऊपर गेम बनता है मोबाइल फोन पे, वो कितने जो गेम सबसे आसान बनाते हैं ना, वो इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, आसान सा गेम है, तो वो गेम जो है वो मशहूर हो जाता है और लोग उसको खेलते भी हैं और मशहूर हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि उसको आसान यूज करना आसान है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए यूज करते वक्त। उसकी यूज करने उसके ऑप्शन इतने वाजे हो, इतने आसान हो कि बहुत आसानी से हर कोई समझ भी जाए, उस पर उसको देख भी। जो विंडोज है, विंडोज की कामयाबी की वजह यही है, उसको यूज करना बहुत आसान कर दिया उन्होंने, सब चीजें सामने रखी हुई है और बिल्कुल जो है वो यूजर जो है वो इसको इजीली सीख जाता है एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे लिनक्स वगैरह उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी है, लेकिन ये लिनक्स वाले भी अब जो है विंडोज से काफी मैच करते हुए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उनको भी आसान होता जा रहा है। तो बहरहाल ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, जो आपके आपके सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। फिर अगला है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है कि देखो अगर आपका एक बड़ा प्रोग्राम होगा, आपने प्रोग्राम लिखा है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारा कोड लिख दिया आपने और वो काम सही कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम बना है, लेकिन अब कहीं पर जाके जो है ना उसमें कहीं पर जाके कोई एरर आ गया, उस प्रोग्राम में कोई एरर आ गया। अब ये प्रोग्राम फॉर एग्जांपल आपका जो है ना वो 20,000 लाइन का कोड है, 20,000 लाइन का कोड है, और 20,000 लाइन के कोड में कहीं एरर आ गया है, कहीं कहीं एरर आ गए, दो तीन चार जगह एरर्स आ गए। अब इन एरर्स को देखने के लिए आप अब एरर को देखोगे, जाओगे और इसको रेक्टिफाई देखने की कोशिश करोगे। आप पहले तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इतना बड़ा कोड है, 20,000 लाइन है, कौन सा कोड किस काम के लिए है, क्या है, और फिर एरर कौन सा है, किस टाइप का एरर है, और फिर उसको चेंज करोगे तो पता चला इसको चेंज करा आपने तो नीचे से और कोड के अंदर मसाइल आ गए, एक वेरिएबल चेंज किया, नीचे वो वेरिएबल में मसाइल आ गए, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको ट्रबल शूटिंग में। ट्रबल शूटिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। और इसका ये क्यों टाइम लगा आपको? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया और उसको उसको जो है ना उसके मॉड्यूल्स नहीं बनाए। अच्छा टेक्निक क्या थी, आप एक प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को मल्टीपल मॉड्यूल्स के अंदर जो है ब्रेक कर देते हैं। ये मॉड्यूल 1 होता है, ये मॉड्यूल 2 होता है, ये मॉड्यूल 3 होता है, ये मॉड्यूल 4 होता है, मल्टीपल मॉड्यूल्स में ब्रेक कर लेते हैं। अब कोई एरर आता तो किसी एक मॉड्यूल में आता, किसी एक मॉड्यूल में एरर आएगा, तो आपको सिर्फ उसी मॉड्यूल पे काम करना पड़ेगा, आपको सारे मॉड्यूल्स टच करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसी मॉड्यूल पे काम करना होगा और उस एरर को आप रेक्टिफाई करोगे सिर्फ उसी मॉड्यूल के ऊपर रहते हुए। ठीक है, एक सॉरी, तो किसी एक मॉड्यूल के ऊपर रहते हुए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक मल्टीपल मॉड्यूल्स के अंदर तो उसको तोड़ दिया, और कहीं भी कोई एरर आया तो उस एरर के लिए सिर्फ आप उसी मॉड्यूल को टच करोगे, सारे मॉड्यूल्स को आपको टच करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका टाइम बच जाएगा। अब ये कैसे होगा? जब आप अपने प्रोग्राम को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ोगे, आप अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शंस बनाओ, फंक्शंस के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, हर फंक्शन जो है वो अपना अपना काम कर रहा है, ये एक तरह से आपने प्रोग्राम को तोड़ दिया, मॉड्यूल में मल्टीपल फंक्शंस बने हुए हैं, 15 किस्म के फंक्शन बने हुए, हर फंक्शन अपना अपना काम कर रहा है। अगर कोई एरर आएगा तो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर आप चेंजेस करोगे ना, पूरा प्रोग्राम थोड़ी चेंज करोगे। तो फंक्शंस के अंदर प्रोग्राम को तोड़ दिया, प्रोग्राम को आपने बहुत सारी क्लासेस बना ली। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपने बहुत सारी क्लासेस बना ली उसके अंदर। तो क्लासेस के जो है क्लासेस बना के तो कहीं एरर आएगा तो सिर्फ उस क्लास में आप जाओगे और चीजों को चेंज करोगे, पूरा प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपने मुख्तलिफ चीजों के अंदर कोई स्ट्रक्चर्स बना लिए, स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोग्राम को तोड़ दिया। ये सारे के सारे क्या है? ये मॉड्यूल्स हैं। अपने प्रोग्राम को आपने मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक कर दिया, इस चीज को हम कहते हैं मॉड्यूलैरिटी। ठीक है, मॉड्यूलैरिटी का फायदा ये है, मॉड्यूलैरिटी के जरिए जो है वो अगर ट्रबल शूटिंग करने में बड़ा आसानी हो जाती है, ट्रबल डायग्नोस करने में आसानी हो जाती है, ट्रबल शूटिंग करने में आसानी हो जाती है, टाइम टाइम कम खर्च होता है और बहुत जल्दी आप एरर को जो है रेक्टिफाई कर लेते हो।
ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि मॉड्यूलैरिटी के जरिए मॉड्यूलैरिटी कैसे अचीव कर सकते हो, फंक्शन बना के, ऑब्जेक्ट्स बना के, क्लासेस बनाओगे, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, हर ऑब्जेक्ट एक मॉड्यूल होगा, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ दो चीजों को, तो कंपोनेंट आर्किटेक्चर। तो आपका मतलब प्रोग्राम को तोड़ के लिखो वो ज्यादा अच्छा है, मतलब प्रोग्राम एक जगह ना हो बल्कि प्रोग्राम जो है वो मल्टीपल मॉड्यूल्स के अंदर टूटा हुआ हो, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी है, ताकि बाद में उसको ट्रबल शूट करने में आसानी हो। इसके बाद जो है वो अगला देखते हैं। ये तो यहाँ तो कुछ बातें हो गई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टूल्स के हवाले से। इधर देखें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज है, इधर जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में जो है बताया गया है कि कौन कौन सी सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज के जरिए आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं। इसमें से एक है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग किसका मतलब क्या है कि आपने, ये आपका पूरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, कौन कौन सी क्लासेस बनी हुई है, कौन कौन से जो है इसके अंदर वेरिएबल्स बने हुए हैं, कौन कौन से मेथड्स डिफाइन है, ये सारा का सारा कोड आप देख रहे हो। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हो, लेकिन साथ साथ आपको पता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर सारा कोड जो है वो क्या है, कितने फंक्शन है, कितने वेरिएबल्स हैं, कितने क्लासेस हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आप सारी चीजें देख रहे हो सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर आप टेस्टिंग कर रहे हो, फिर आप सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग कर रहे हो, सॉफ्टवेयर को चला के देख रहे हो। इस तरह की टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को हम कहते हैं ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। अब ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ग्लास क्योंकि आपको पता है ग्लास क्या होता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है ना, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंसी की वजह से बाहर की चीज अंदर नजर आती है, अंदर की चीज बाहर नजर आती है ट्रांसपेरेंसी की वजह से। इस तरह से ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आपको सारी सॉफ्टवेयर की सारी चीजें नजर आ रही हैं कि अंदर क्या क्या चीजें हैं, और आप टेस्टिंग कर रहे हो, सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हो। जब आपको कुछ टेस्ट करते हुए कोई मसला नजर आता है तो आप जाते हो अंदर और किसी भी कंपोनेंट को चेंज कर देते हो, किसी ऑब्जेक्ट क्लास को चेंज कर दिया, किसी फंक्शन को चेंज कर दिया, फिर आपने दोबारा चला के देखा तो आपको सही लगा, अब वो एरर एरर चला गया। तो इस तरह की टेस्टिंग को कहते हैं ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। कि आपको हर चीज ट्रांसपेरेंट है, सॉफ्टवेयर के अंदर जितने मेथड्स हैं, जितने वेरिएबल्स हैं, जितने फंक्शंस हैं, जितनी चीजें हैं, सारी सारी आपको पता है, सब देख रहे हो आप, सबको चेंज भी कर सकते हो ड्यूरिंग ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। अच्छा, एक चीज होती है बेसिस पाथ टेस्टिंग। बेसिस पाथ टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, आपका जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर के अंदर जितने कोड, जितने लाइन का कोड लिखा है, आपका हर लाइन का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बार कम से कम। एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन कम से कम एक बार हो जाए हर लाइन की, हर इंस्ट्रक्शन जो है कम से कम एक बार जो है वो एग्जीक्यूट जरूर हो जाए। क्योंकि आपको पता है इसमें आप इफ एल्स भी लगाते हो ना, बहुत सारे इफ एल्स की कंडीशन होती हैं। ठीक है, इफ एल्स, तो फिर वरना एल्स, बहुत सारे एल्स भी चल रहे होते हैं। हो सकता है कोई एल्स ऐसा आया हो कि वो कभी आपने वो चला के देख लिया, सॉफ्टवेयर सही चल रहा है, लेकिन वो वाली एल्स की कंडीशन जो है वो कभी ट्रू हुई नहीं, तो वो कोड चलेगा नहीं, वो कोड चलेगा नहीं, तो वो तो टेस्ट हुआ है नहीं ना, क्योंकि वो कोड जो है वो कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, तो वो कोड टेस्ट ही नहीं हुआ कि वो बाकायदा कि वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो वो चलेगा नहीं तो जो बेसिस पाथ टेस्टिंग टेस्टिंग है ना, बाहर लिखा था बेसिस पाथ टेस्टिंग, उसमें कम से कम ये होता है कि आप ऐसी कंडीशंस दो, आप ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करो इसमें कि जो एल्स वाला सारे एल्स चल जाए, सारे एल्स वाला कोड चल जाए, कोई लाइन ऐसी ना हो जो कि एग्जीक्यूट ना हुई हो, क्योंकि सारी लाइन जब चलेंगी तभी तो पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर परफेक्ट बना है कि नहीं बना। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेस्ट पाथ टेस्टिंग, के हर लाइन सॉफ्टवेयर के अंदर चलनी चाहिए, कम से कम एक बार तो जरूर चले। ये था बेसिस पाथ टेस्टिंग के बारे में। अच्छा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर के अंदर की चीजें नहीं पता। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब है कि सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर के अंदर जो है मुख्तलिफ आपने फंक्शंस बनाए, वेरिएबल्स बनाए, और मुख्तलिफ जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाए। ठीक है, जो भी पूरा कोड लिखा है, ये कोड का आपको पता नहीं है, आप सिर्फ सॉफ्टवेयर चला के देख रहे हो, आप एक तरह से यूजर की तरह
ये यूजर होता है ना, यूजर को पता नहीं होता सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सिर्फ वो सॉफ्टवेयर चला रहा होता है। तो आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर चला के देखा कि ये कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, सही चल रहा है या नहीं, ठीक है। उसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर को चला के देख रहे होते हो कि वो सॉफ्टवेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, एक तरह से यूजर एंड के ऊपर। आपको ये नहीं पता होता कि सॉफ्टवेयर के अंदर है क्या, ठीक है। तो सिर्फ यूजर के पर्सपेक्टिव से जो है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे होते हो आप। इस तरह इस चीज को हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होती है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस किसे कहते हैं? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होती है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मींस के आप अब जाहिर है अब आप सॉफ्टवेयर के अंदर तो टच नहीं कर सकते ना, आप तो बाहर से ही देख रहे हो उसको, आप यूजर हो, यूजर पर्सपेक्टिव से टेस्टिंग कर रहे हो। तो अब इसके अंदर जो है जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हो तो मुख्तलिफ बाउंड्रीज की वैल्यूज देते हो आप इसमें, मुख्तलिफ बाउंड्रीज की वैल्यूज प्रोवाइड करते हो। यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, हाँ, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इसको मिनिमम वैल्यू देके देखते हो, मिनिमम वैल्यू देके देखते हो कि भाई कम वैल्यू पे कैसे काम कर रहा है, मिनिमम वैल्यूज पे। और फिर मैक्सिमम वैल्यू देके देखते हो कि मिनिमम मैक्सिमम दोनों रेंज देके देखते हो। यानी कि एक सबसे हल्के लोड पे भी सॉफ्टवेयर चलाते हो और फुल लोड के ऊपर भी सॉफ्टवेयर चलाते हो, और फिर आप चेक करते हो कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको टेस्ट करते हो, ठीक है। तो बाउंड्री बाउंड्री की रेंजेस दे देते हो कि कम और ज्यादा, ताकि कम कम वैल्यूज के ऊपर सॉफ्टवेयर कैसा काम कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यूज पे सॉफ्टवेयर कैसा काम कर रहा है, कम लोड पे सॉफ्टवेयर कैसा काम कर रहा है, ज्यादा लोड पे सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, वो सारी टेस्टिंग हो जाती है किसके अंदर, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में मुख्तलिफ बाउंड्री की वैल्यूज को आप देखें। इस तरह रिडंडेंसी टेस्टिंग भी होती है। रिडंडेंसी टेस्टिंग किसे कहते हैं? रिडंडेंसी टेस्टिंग ये होता है कि कोई कोड आपने लिख दिया, अब बार बार वो चला के देखो भाई वो कोड बार बार, एक बार पहली बार में तो सही चल गया, दोबारा से वही कोड अगर कॉल, जैसे कोई फंक्शन है, पहली बार तो फंक्शन सही चल गया, अब वही दोबारा फंक्शन कॉल करो तो दोबारा वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तीसरी बार वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीजों को चला के बार बार देखो कि दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो सही चल रही है कि नहीं चल रही। इसको कहते हैं रिडंडेंसी टेस्टिंग। तो ये मुख्तलिफ टेस्टिंग की स्ट्रेटेजीज हैं जिसके जरिए सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन की बात आ जाती है। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तीन तरह की होती है: यूजर डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन और टेक्निकल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है? आपने सॉफ्टवेयर तो बना के दे दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर के यूजर के सामने कोई मैनुअल तो हो ना कि वो यूजर पढ़े भाई सॉफ्टवेयर यूज कैसे करना है। जैसे अभी कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो भाई उसका मैनुअल साथ आता है ना कि भाई वो जो है उसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो मैनुअल जरूरी होता है। तो आप यूजर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हो, इसमें आप क्या करते हो, प्रिंटेड बुक फॉर ऑल कस्टमर्स। सारे कस्टमर्स के लिए बुक, कोई प्रिंटेड बुक आप दे देते हो कि भाई ये बुक है, बुकलेट है, बुक है, इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है वो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फीचर्स है, कंप्लीट फीचर्स सॉफ्टवेयर के, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, पूरी उसकी सारी गाइडलाइन जो है ना वो आप देते हो डॉक्यूमेंटेशन। तो ये बड़ी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन होती है। अब तो ज्यादातर ये होने लगा कि ऑनलाइन हेल्प भी रख दी गई है, यानी कोई भी चीज हो आप ऑनलाइन उसकी डॉक्यूमेंटेशन रख दो, तो गूगल पे जाके सर्च करोगे तो उसकी पूरी हेल्प मिल जाएगी ऑनलाइन। उस डॉक्यूमेंटेशन आप अपना ऑनलाइन वेबसाइट पे रख दो तो सारी चीजें वहां पर भी अवेलेबल होंगी। तो दोनों तरीके हैं, बुक भी प्रिंट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी रख सकते हैं। उससे फायदा ये होता है कि सब लोग जो है इससे वक्तन सब लोग ट्रेन होते रहते हैं, और कहीं पर भी कोई चीज अगर कोई मुश्किल आ रही है तो वो डॉक्यूमेंटेशन के जरिए से सॉल्व हो जाती है। तो डॉक्यूमेंटेशन करना भी लिखना भी मतलब ये होता है कि प्रोफेशनल चीज है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो हायर किए जाते हैं जिनको अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करना आती है सॉफ्टवेयर की, तो बाकायदा हायरिंग होती है और वो उनका काम ही यही होता है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। अच्छा, ये दूसरा है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? ये डॉक्यूमेंटेशन है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के लिए। ये ऊपर वाली डॉक्यूमेंटेशन थी ना, ये यूजर के लिए थी, जो उसको यूज करेगा। ये डॉक्यूमेंटेशन यूजर के लिए थी। तो नीचे वाली डॉक्यूमेंटेशन दी है ना, जिसको हम सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन कह रहे हैं, ये यूजर के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? ये प्रोग्रामर के लिए है, जो प्रोग्रामिंग करेगा, या जो सिस्टम एनालिस्ट है वो जो देख रहा होगा सिस्टम,
उसके लिए जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन होगी। उस डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, पूरा सोर्स कोड होगा, ठीक है, जो पूरा सोर्स कोड लिखा है, सी शार्प पे लिखा है, जिस पे भी लिखा है, वो पूरा सोर्स कोड होगा। और डिजाइन डॉक्यूमेंट्स होगा, उसमें सारी फ्लो चार्ट्स वगैरह, कि कौन से फंक्शन है, कौन सा फंक्शन किससे कनेक्ट हो रहा है, कौन सी क्लासेस बनी है, फ्लो चार्ट्स वगैरह जितने भी प्रोग्रामिंग के अंदर आपने बनाया है, सूडो कोड बनाया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, ये प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रामर के लिए होगी। ये इसलिए बनाते हैं, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन इसलिए जरूरी होती है कि फ्यूचर में आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर में चेंजेस करवानी है और आपने किसी दूसरी कंपनी से राब्ता किया, पहले जिसने कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया था उससे राब्ता नहीं किया, दूसरी कंपनी से राब्ता किया, अब दूसरी कंपनी आपका पहले सॉफ्टवेयर समझेगी उसमें है क्या, तो जब वो उसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन होगी ना, तो वो दूसरी कंपनी बहुत इजीली जो है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन के जरिए आपका पूरा सॉफ्टवेयर समझ जाएगी और फिर उसको जल्दी से अपग्रेड कर सकती है। अदरवाइज बहुत टाइम लग जाता है कि पता नहीं चल रहा होता कोड, मतलब सिर्फ अगर डॉक्यूमेंटेशन ना हुई हो तो पता नहीं चल रहा होता कि सॉफ्टवेयर जो है वो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, किस तरह से काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें मसाइल आते हैं प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन यूजर प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होनी चाहिए। और तीसरा है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन क्यों, इसमें क्या होता है ज्यादातर कि भाई सॉफ्टवेयर आपने आपके पास आ गया, उसको इंस्टॉल कैसे करो, उसको अपने लिए कस्टमाइज कैसे करो। कस्टमाइज का मतलब क्या, जैसे विंडोज है, विंडोज के अंदर आपको चाहते हो आपका वॉलपेपर कैसा हो, और विंडोज के अंदर आपके मेन्यू बार कैसा नजर आए, अपने लिहाज से आपके विंडोज में फोल्ड कैसा हो, फोल्डर का साइज कितना बड़ा हो। अब ये क्या कर रहे हो, अपने लिहाज से कस्टमाइज कर रहे हो सॉफ्टवेयर को, जिसमें आप इजी फील करते हो, वैसे ही आप जो सेटिंग कर लेते हो, इसको कहते हैं कस्टमाइजेशन। तो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन भी होती है कि भाई अगर कोई इंस्टॉल करना चाहे, कस्टमाइजेशन करना चाहे, कोई चीज को अपडेट करना चाहे, उसका भी मैनुअल बना के दिया जाता है, और इसको हम कहते हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अच्छा। मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, ये टाइम कम दिखा रहा है मुझे, मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह फिर आगे आप लोग भी कनेक्ट कर लीजिएगा।